नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में अपन ने सचुत्व, षटुत्व, जसत्व और चरत्व ये चार संधि अपन ने पढ़ ली है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आपके कुछ समझ में भी आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि अगले वीडियो से पहले अपन अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सके। आज अपन संधि को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं अनुस्वार संधि। देखिए दोस्तों, अनुस्वार जो संधि है ये सबसे सरल संधि होती है व्यंजन संधि के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, अनुस्वार का मतलब होता है कि प्रथम पद के अंत में हो अपदांत अनुस्वार, यानी ये जो मैं होता है हलंत, इस मैं को बोलते हैं अपन अपदांत अनुस्वार। यानी जो मैं हो और मैं के नीचे हलंत लगी हुई हो, इस मैं को अपन बोलेंगे अपदांत अनुस्वार। तो परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में अपदांत अनुस्वार हो यानी मैं हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। यानी इस संधि के अंदर कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, इतना ही है कि प्रथम पद के अंत में हो अपदांत अनुस्वार और उसके बाद भी हो कोई भी हल वर्ण। अब हल वर्ण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि क से लेकर के जो है तक जितने भी वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण, वो सारे के सारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको अपन हल बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब होता क्या है, यानी स्थिति हो कि प्रथम पद में हो अपदांत अनुस्वार और द्वितीय पद में हो कोई भी हल वर्ण। हल वर्ण का मतलब क्या हुआ, एक बार आपको अच्छे से और समझा देता हूं ताकि समस्या न रहे। यानी प्रथम पद के अंत में तो हो आपके पास अपदांत अनुस्वार और द्वितीय पद के आदि में हो हल। अब हल का मतलब क्या हुआ, जैसे क, ख, ग, घ और न, च, छ, ज, झ और न, ट, ठ, ड, ढ और न, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और मैं, य, र, ल, व और स। उसके बाद में स, श और है। यानी कि मतलब है से लेकर जो हल वर्ण होते हैं, हल वर्ण के अंदर क से लेकर के और है तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हल वर्ण कहलाएंगे। तो यानी प्रथम पद में तो है अपदांत अनुस्वार और उसके बाद में हो इनमें से कोई भी, तो होगा क्या, अपदांत अनुस्वार जो है उसका अनुस्वार हो जाएगा। यानी जो मैं है उसको अपन अनुस्वार के रूप में बदल देंगे। बहुत ही सरल संधि है ये। अब इनमें देखो, सब में हरिम, गृहम, दुखम, त्वम, अहम और सत्यम। तो इन सब के अंदर क्या है, अंतिम वर्ण जो है अनुस्वार है, अपदांत अनुस्वार यानी हलंत मैं है। अब उसके बाद में इधर देख लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे, तो इसके अंदर है री, आगे मैं और आगे क्या है वह, तो वह इनमें से ही होगा, तो ये राव है। तो यानी अपन क्या कर देंगे, इसका अनुस्वार कर देंगे, तो हरिम और ये वंदे, ये बन गया आपका हरिम वंदे। यानी कहने का मतलब ये बन गया आपके अनुस्वार संधि। उसके बाद में जैसे मान लो गृहम गच्छति, तो गृह है, अब मैं आगे क्या है गे, तो ये आगे गे होना चाहिए, तो ये रहा गे, तो क्या बन जाएगा अनुस्वार, तो गृहम। आगे क्या बनाना है गच्छति, तो गृहम, ये बन गया आपका गच्छति। यानी कोई चेंज नहीं करना है, केवल अपदांत अनुस्वार जो है, जो मैं है हलंत, उसका अनुस्वार के रूप में बदल देना है। अब जैसे दुखम, तो लिख लिया दुख है, मैं का क्या बन जाएगा अनुस्वार, आगे क्या है प्रा, तो इनमें से है कि नहीं, ये राप है। तो अब देख लीजिए, दुखम प्राप्त मोती, यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ना नहीं है, सिर्फ प्लस हटाना है बीच वाला और मैं की जगह अनुस्वार बना देना है। अब जैसे त्वम पठसी, तो त्वम में मैं है, तो यहाँ लिख देंगे केवल त्व,
और आगे क्या है, प है, तो ये रहा प, तो क्या बना देंगे, अनुस्वार, तो बन जाएगा त्वम और पठसी। यानी दोनों की शिरोरेखा भी नहीं जोड़नी है, अलग अलग रखनी है, सॉरी त्वम पठसी। उसके बाद में देखो, जैसे अहम धावामी, तो क्या बन जाएगा, अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा, अहम धावा और ये मी, धा देख लीजिए इसमें, ये राधा। फिर सत्यम, तो ये बन गया सत्यम, आगे वद, सत्यम वद। तो देखिए दोस्तों, अनुस्वार संधि में क्या होता है, प्रथम पद के अंत में अपदांत अनुस्वार यानी मैं हलंत होना चाहिए, और द्वितीय पद में क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजन वर्ण यानी हलवर्ण या व्यंजन वर्ण, यानी क से लेकर के और है तक जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं। तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। आगे होगा समझ में। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए नोट डाल के लिखा हुआ है कि यदि मैं के बाद में स्वर आए, यानी यहाँ पे क्या था, ये हलवर्ण या व्यंजन वर्ण, अब इसकी जगह यदि स्वर आ जाए, जब स्वर आ जाएगा तो मैं का अनुस्वार नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या समझना है, अब विशेष ध्यान क्या रखना है, विशेष ध्यान ये रखना है कि यदि प्रथम पद के अंत में क्या है, अपदांत अनुस्वार हो यानी मैं हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्वर हो, स्वर आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, जैसे ए है, आ, ई, ऊ, उसके बाद री, उसके बाद री, ए आ ई यू ई, री, उसके बाद में ए, फिर ओ, फिर आई और फिर औ। यानी इनमें से अच है, जो अच होता है, जैसे यहाँ पे हल पड़ा तो ऐसे अच, तो जो अच वर्ण होते हैं यानी जो स्वर होते हैं वो स्वर नहीं होने, यदि है तो मैं का क्या होगा, अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि मैं का मैं ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अहम धन अपी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे अहम धन अपी, अब यहां तो मैं है, लेकिन आगे क्या हो गया, स्वर आ गया। जब स्वर आ गया तो क्या करेंगे, ये मैं का मैं ही रहने वाला है, तो क्या बता देंगे, अहम मैं, और ये पी, ए कहां गया, ए ये जो आधा मैं था इसमें अपन ने जोड़ दिया तो बन गया अहम अपी। तो इस तरह से ये आपकी हो गई अनुस्वार संधि। तो देखिए दोस्तों, अब अपन पढ़ रहे हैं तुकागम संधि। तुकागम संधि वैसे आपको किताबों में बहुत कम मिलती है, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में इसको कई बार ऐड किया जाता है, कई बार हटा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही सरल है और 10वीं के सिलेबस के अंदर भी, यानी कई बार चैप्टर के अंदर से पूछी जाती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंपटीशन में काफी बार पूछी जाती है। अब पहली बात तो तुकागम संधि, तुकागम संधि को तुकागम भी कहते हैं और तुगागम भी कहते हैं। पहली बात तो ये, यानी आपको कई जगह ये तुकागम लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह तुगागम लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि यदि अपन कोई भी शब्द है, संधियुक्त शब्द है, यदि संधियुक्त शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद के अंत में यदि संधियुक्त पद का संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद के अंत में कोई ह्रस्व स्वर हो और द्वितीय पद के आदि में छवर्ण हो तो तय का
आगम हो जाता है, हो जाता है। और द्वितीय पद के आदि में क्षय होने के कारण तय का चय हो जाता है। जैसे वृक्ष धन छाया। परिभाषा कहती है प्रथम पद में कोई भी ह्रस्व स्वर हो और द्वितीय पद में छह वर्ण हो तो यहाँ तय का आगम हो जाता है और आगे छ होने के कारण जो तय है ये किस में बदल जाता है, चय में बदल जाता है। तो यानी देखिए इसे लिखा वृक्ष, तय का आगम हुआ और आगे छ होने से क्या बन गया, चय, तो वृक्ष छाया। तो ये बन गया आपका रूप वृक्ष छाया। अब इसी तरह जैसे अनु धन छेद। अब अनुच्छेद जो है तो अनु यहाँ पे ऊ छोटा है तो यहाँ पे तय का आगम हो जाएगा और वह चय में परिवर्तित हो जाएगा। तो नु छेद और द अनुच्छेद। उसके बाद जैसे वृक्ष छय हो गया, अनुच्छेद हो गया विच्छेद, वि धन छेद। तो अब ये भी इसी तरह बन जाएगा। तो इसका बना लेंगे अपन वी, तय का आगम हो गया छेद और द विच्छेद। तो दोस्तों इस तरह से तुकागम संधि जो है वो बेहद सरल है, आसानी से इसको आप पढ़ सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। और वृक्ष छाया, अनुच्छेद और विच्छेद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इनमें से एक उदाहरण 10th क्लास में लगभग बार पूछा जाता है, तो इनको अच्छी तरह से आप ध्यान से पढ़ना। यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके और पढ़ाई का आनंद सभी ले सके।